नमस्कार साथियों, वास्तु विज्ञान भाग 2 के अंदर आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी श्रृंखला में चलते हुए अपने व्यवसाय के आधार पर कौन सी भूमि वास्तु अनुसार शुभ है या अशुभ, ये कैसे जाने। इस वीडियो में यही निर्णय करेंगे कि आपका जो प्रोफेशनल है, आपका जो काम है, उसके आधार पर आपके लिए कौन सी भूमि शुभ है। अब देखिए, यदि हम बात करें, ये जो भूमि आप यानी जहाँ मकान बना रहे हैं वो आपके कार्य के अनुकूल होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने भी खाली प्लॉट देखा था पिछली वीडियो में। प्लॉट के आसपास का हमने उसमें प्लॉट के आसपास में क्या क्या होना चाहिए वो हमने उसमें जाना। आज मैं कह रहा हूँ जो प्लॉट जो देखा है, उस प्लॉट की जो मिट्टी है उसके ऊपर क्या उगा हुआ है, उसकी गंध क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए वो अच्छी है। यानी मान लीजिए मैं अभी 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, इन लाइनों के लिए हो कैसे करें भूमि का चुनाव, ऐसे यदि प्रश्न आता है। मान लीजिए कोई संत है, कोई अध्यापक है, वैज्ञानिक, लेखक है, बुद्धिजीवियों के लिए कौन सी भूमि अत्यंत शुभदायक है, ये प्रश्न उठ जाता है। ठीक है। या कोई मंत्री है, राज्य अधिकारी, सेना पुलिस में या प्रशासनिक कार्य क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो उनके लिए भूमि कौन सी शुभ है। या फिर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, व्यापारी है, तो उसके लिए कौन सी भूमि शुभ रहेगी। या फिर कोई निम्न कार्य करने वाले या सफाई कर्मचारी हैं, कोई मजदूर वर्ग है, या फैक्ट्रियों में, मिलों में कोई काम करने वाले जो श्रम कर कर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके लिए कौन सी भूमि शुभ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि इन सब के लिए क्या भूमि एक ही है कि इनके भी अलग अलग भेद हैं। तो ये सब भूमि कैसे इनके लिए शुभ है अशुभ है वो हम जानेंगे। तो वो सबसे पहले देखिए कि भूमि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार की मुख्यतः भूमि है। कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। अब मुख्यतः 4 प्रकार की हैं, और भी हो सकती हैं। तो 4 प्रकार की भूमि के अंदर सबसे पहले जो भूमि आती है वो आती है आपकी ब्राह्मण भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि और शूद्र भूमि। ये भूमियों के जो प्रकार हैं वो आपको देख रहे हैं कि आपके वर्ण जो बटे हुए हैं, वर्ण का अर्थ यानी ये परंपरागत जन्म लेने का वर्ण की बात नहीं है। ये आपके कर्मों से वर्ण जो शब्द, आप इसको एक बार स्पष्ट से समझ लीजिए। वर्ण जो है, वर्ण का अर्थ होता है रंग। इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं? रंग बोलते हैं, कलर बोलते हैं। रंग का क्या स्वभाव है? यदि कोई हरा रंग है तो हरा रंग यदि किसी पर डालेंगे तो उस पर रंग कौन सा चढ़ेगा? हरा। यदि काला रंग डालेंगे तो काला रंग चढ़ेगा, नीला डालेंगे नीला रंग चढ़ेगा। मतलब जो जिसका रंग है उसको वही उसको अगले को रंग देता है। ये असल में क्या है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का है, जिस स्वभाव से पैदा हुआ है, वो वैसा कर्म करता है तो उस कर्म से वो प्रसिद्धि लेता है, वो उसी कर्म से उसी नाम से जाना जाता है। बड़ा बड़ा तात्पर्य यही है। और यही हमारे जो ग्रंथ हैं यानी गीता के 18वें अध्याय का यदि आप 41वां श्लोक देखेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। वहाँ कहते हैं श्री कृष्ण जी कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। यानी उनके जो गुण हैं उन्हीं के आधार पर ये चारों कर्म को मैंने विभक्त किया है, अब जन्म जन्म से नहीं है। अब बात आपको स्पष्ट हो गई कि इसमें आप अलग गलत धारणा में नहीं पड़ना। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उस बात को अच्छे से समझना है। अब पहले हम चर्चा करेंगे कि आपकी ब्राह्मण भूमि कौन सी है। ये ब्राह्मण भूमि है तो ये कौन सी है, इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए कैसे जाने ये ब्राह्मण भूमि है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी है, यानी बुद्धि से अपने रोजगार करता है, उसकी आजीविका करता है, जैसे स्कॉलर है या ऐसा अब अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है, लेखन कार्य करता है, वैज्ञानिक है या आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब कोई ऐसा कर्मकांड का कार्य करता है, उपासना कार्य करता है, या कोई कोई ऐसा उसका अपना आश्रम है, लोक सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी वर्ग के जो कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण वर्ण में आएंगे। यानी उनके लिए ब्राह्मण भूमि ही सर्वोपयुक्त है।
अब ये तो व्यक्ति तो हम जान लिए इन लोगों के लिए है, पर ये भूमि किस तरह से जाने कि वो ब्राह्मण भूमि है, तो वही आज इस वीडियो में आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छे समझिए कि भूमि को देखते ही पता चल जाए कि ये भूमि ब्राह्मण है। अब ऐसी भूमि जो होगी उसका रंग जो होगा देखने में, मिट्टी का रंग जो होगा वो सफ़ेद रंग का होगा। इस बात का ध्यान रखना है, उसका रंग जो होगा वो सफ़ेद रंग का होगा। सफ़ेद भूमि, उसके ऊपर घास लगी रहती है। सफ़ेद रंग की बात करें तो ये एक सात्विक गुण है, सात्विक रंग है। बिल्कुल सफ़ेद प्रकाश का प्रतीक होता है, शांत उसका एक कोई भी उसमें कलुषता नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इस भूमि के ऊपर कुशा युक्त होती है, घास इस पर लगी रहती है जो अच्छी ध्रुवा होती है, तीखे वाली, हल्की हल्की आगे से साफ दिखने में वो होती है। और मधुर होता है, यानी मधुर यानी मिठास होती है इसके स्वाद के अंदर। मधुर यानी इसको भी समझिए, क्योंकि आगे आने वाली और चारों भूमियों में वो बात दोबारा से नहीं बोलना पड़ेगा। मधुर भूमि का मतलब है कि मीठापन स्वाद में। कैसे? आप देखते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश का अलग अलग स्थानों पर बारिश एक साथ हो रही है, तो अलग अलग जो स्थानों की जो भूमि है उन पर जो पानी गिरने के बाद भूमि का जो स्वाद उसमें निर्मित हो जाता है, यानी आप भूमि से वहाँ पर पानी उठा के पिएंगे तो आपका उसमें स्वाद यदि मधुर आ रहा है, तो आप 1 किलोमीटर की दूरी का जाके पानी वहाँ का उठा के पिएंगे तो उसमें अलग स्वाद रहेगा। फिर 1 किलोमीटर की आगे की दूरी पर और अलग रहेगा, यहाँ तक 10-10 कदम की दूरी पर भी स्वाद भूमि का बदल जाता है। अब जहाँ स्वाद में परिवर्तन आता है तो जब व्यक्ति उसके संपर्क में जीवन भर रहने वाला है तो उसके भी संस्कारों में उसके अंदर संपर्क आता है। आपने कहावत सुनी होगी कि तूने किस चक्की का आटा खाया है, तो किस मिट्टी का बना हुआ है, कहाँ से आया है। तो ये मतलब जहाँ व्यक्ति जिसमें पलता है, फलता है, जहाँ खाता है, रमता है, तो उसका उसमें रंग चढ़ ही जाता है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, जिस व्यवसाय से कार्य करता है, तो वो उस मिट्टी में यदि जाकर रम जाए, रह जाए, तो वो ज़्यादा फली होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। और वहाँ की जो मिट्टी है उसकी सुगंध भी वो एक मधुर होती है, मीठा मीठापन लेकर रखती है। आपने देखा है कभी बारिश होती है तो उसमें एक मिट्टी में गंध उठती है, या आपने मुल्तानी चिकनी मिट्टी देखी है ना, तो उनमें यदि पानी डालेंगे तो उस मिट्टी के अंदर एक स्मेल आती है, जो सुगंध है वो आपने अनुभव की होगी। ऐसे ही सब मिट्टी में जब पानी डलता है तो उसकी गंध उठती है। आप पानी डाल के भी वहाँ चेक कर सकते हैं, उसको मिट्टी को उठा के सूंघ सकते हैं, वहाँ पर घास उसके ऊपर देख सकते हैं, मिट्टी का रंग देख सकते हैं। ये ऊपर के आपको बड़े बड़े लक्षण मैंने बताए। तो ऐसी भूमि यदि चयन करते हैं जो मैंने कार्य बताई, उन लोगों के लिए ये भूमि सर्व सुखदायक होती है, सब सुखों को देने वाली होती है। इसी तरह जो अगली भूमि है क्षत्रिय भूमि। क्षत्रिय जो भूमि है ये एक शौर्य का प्रतीक है, अपने आप में एक क्षत्रिय, यानी इसका रंग मिट्टी का जो लाल होता है, और ये लाल रंग जो है ये रजोगुण प्रधान है, शौर्य का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। ये एक अपने आप में, जैसे आपने देखा कि हनुमान जी सेनापति हैं, रक्षक हैं, जितने भी देश की सेवा में कार्यरत हैं, देश के प्रशासन के अंदर, देश की जो भी आर्मी है, जो भी ऐसे आर्मी मतलब कि आपकी थल सेना भी है, चाहे जल सेना भी है, आपकी वायु सेना भी क्यों ना हो, ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं, उसमें आपका गार्ड भी क्यों ना हो, चाहे आपका ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों ना हो, प्रशासनिक अधिकारी आ रहा है उसके अंदर, तो आपका आईपीएस ऑफिसर है, चाहे आईएएस ऑफिसर है, जो बिल्कुल एक बहुत राजसी कार्यों में, या कोई मंत्री है, चाहे सरपंच भी क्यों ना हो, मेंबर भी क्यों ना हो, या कोई भी राजसी कार्यों में प्रवृत्त हैं, राजा जो भी, वो सब के लिए क्षत्रिय भूमि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो ये भूमि का जो रंग देखने में कैसा होगा, ये लाल रंग की भूमि होगी, लाल मिट्टी होती है इसके अंदर। और दूसरा इसका स्वाद जो होता है पानी डालने से, वही बात, कसेला रंग का होता है। कसेला यानी कड़वा कड़वा, जैसा आपने इसका देखा है करेले का जो स्वाद जब देखता है तो वैसा आपको मिलेगा। गंध जो होती है इसकी रक्त के समान होती है। खून जो होता है आपका, खून कभी नक्सीर में देखा, नाक पर पपड़ी बन जाती है कभी देखा हो तो, या खून हाथ में चोट लग गया, कोई भी इंजरी होती है तो उसका जो ब्लड है जमने के बाद उसकी जो गंध आती है, उसकी स्मेल जैसी उस मिट्टी के अंदर स्मेल आएगी। तो और उसके ऊपर घास जो होती है वो एक सरकंडे होते हैं। सरकंडे मतलब आपने झाड़ू देखा है, बांस की झाड़ू, ऐसे ही एक सरकंडों की झाड़ू होती है। वो सरकंडे
एक तरफ से नुकीले रहते हैं, वैसे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये भूमि जो उस पर रहता है उनके लिए ये ज्ञान देता है, बल देता है, सम्मान दिलाता है, राज्य में उसको वृद्धि दिलाता है। तो जितने भी मैंने कार्य क्षेत्र के लोग बताए वो उस क्षेत्र वाले ऐसी भूमि का चयन करें और उस पर वो निवास करें। अगला जो भूमि आता है वह वैश्य वर्ण की भूमि है, यानी वैश्य भूमि उसको बोला है, वैश्या भूमि। वैश्या का अर्थ यही होता है कि जो व्यक्ति खेती बाड़ी कर रहे हैं, यानी जो ज़मीन से अपना इनकम करते हैं, ज़मीन में कोई बोते हैं उससे 10 गुना वो कमाते हैं, उसे डबल लेते हैं। व्यापारी लोग होते हैं जो सामान का, अनाज का जो विनिमय करते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे जो व्यापारियों के लिए भूमि जो है वो वैश्या भूमि कहलाएगी। ऐसी भूमि का रंग जो है वो हरा रंग का होता है, हरा रंग और दूसरा या पीला वर्ण, इन दोनों में से एक रहता है। इस तरह से रंगों से युक्त भूमि होती है, हरा रंग और पीला रंग। पीला रंग आपका ज्ञान का, हरा रंग जो आपका बुद्धि का, यानी आपके ज्ञान, बुद्धि और शांति का ये प्रिय होता है। आपने देखा है स्कूल की बसें लाल रंग की होती हैं, आंखों पर चोट लग जाए तो आंखों की पट्टी है, आप हॉस्पिटलों में चद्दरें हैं, पर्दे हैं, वो सब हरे रंग के, ताकि वो शांति का प्रतीक है। और जितने भी व्यवसायी होते हैं उनकी वाणी देखो कितनी मीठी होती है, मधुर होती है, वो एक शांति से काम करते हैं। उनकी बोली में ये बुद्ध प्रधान और गुरु प्रधान व्यक्ति होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं। और इस प्रकार की जो भूमि होती है वो वहाँ की गंध जो है, वो अन्न जो है, जितने भी कोई भी अनाज है, गेहूँ है, बाजरा है, चना है, इनके अनाज में जो गंध आती है वैसा उसमें गंध होता है। और दूसरा, इस मिट्टी पर घास है, कास है, ऐसे दोनों प्रकार के जो घास उगते हैं। तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि वो मिट्टी से ही निकलता है, मिट्टी के उसका जो भी निकलता है उस अन्न का वे व्यापार करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये भूमि श्रेष्ठ है। अगला जो भूमि है, शूद्र वर्ण का जो भूमि है, ये शूद्र का अर्थ ये नहीं कि ये सबके लिए निषिद्ध है, ऐसा नहीं है। जो मैंने पहले बताए कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, यानी जो श्रम करके, मेहनत करके जो आजीविका कमा रहे हैं, श्रम सभी करते हैं, ऐसा नहीं। जो केवल और केवल जैसे कोई रिक्शा चलाने का कार्य करता है उसमें अपना बुद्धि नहीं लगा रहा, ज़्यादा बुद्धि बगैर तो कोई कार्य होते ही नहीं है, पर फिर भी जो आपका बौद्धिक कार्य न होकर केवल और केवल श्रम कार्य करके ही निर्वाह कर रहा है, चाहे मजदूर है या मिलों में, फैक्ट्रियों में जो काम करने वाली जो वर्ग है जितना भी, तो वो सारे के सारे शुद्र भूमि, यानी उस पर यदि वो निवास करें तो उनके लिए वो भूमि ज़्यादा फलदायी होगी। ऐसी भूमि जो होती है वो काला रंग उस मिट्टी का होता है, काला रंग यानी तमस प्रधान होती है। तो ऐसे लोगों का खान पान की बात इसमें नहीं करेंगे। और ऐसा रंग, और दूसरा उसके मिट्टी के अंदर यदि पानी डालेंगे तो उसमें एक शराब का, आपने मदिरा का जो गंध होता है उस जैसा उसमें स्मेल आएगा और उसका कड़वा स्वाद होता है। यदि आप उस मिट्टी के पानी को पिएंगे, चाखेंगे तो उसमें कड़वा रस आएगा। तो इस प्रकार की जो भूमि पर घास भी अनेक तरह के, अलग अलग प्रकार के कई तरह के घास उगे रहते हैं। तो इस तरह से आप उस पर भूमि कोई आम है उस पर निवास करना शुभ नहीं माना जाता। इस प्रकार की भूमि के लिए सबको मना किया गया है, निषेध किया गया है। पर यदि कोई इस प्रकार का कार्य करते हैं, प्राथमिकता इस तरह की भूमि को मेरे मायने में नहीं देनी चाहिए। फिर भी जो वर्ग मैंने बताए हैं यदि वो उस पर निवास करते हैं तो वो उस पर रह सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं, उनके लिए वह सर्व सिद्धि रहेगी, उनका मनोरथ पूरा करने वाली भूमि रहेगी। और इसके अतिरिक्त कुछ विशेष बातें ये हैं कि वो आपको मैं बता देता हूँ कि जितनी भी भूमियाँ हैं, ये तो हमने एक दृष्टिकोण रखा कि आपका कर्म ये है तो इस प्रकार का भूमि होना चाहिए, ये मैंने बड़ा बड़ा बताया। पर आपने कर्म का जो निर्णय लिया है, जो आप काम कर रहे हैं, क्या वास्तव में वही कर्म आपके लिए है? कहीं आपका मन उसमें रमता ही नहीं है, आपका मन में तो और काम करने की इच्छा होती है। दो बातें हैं। इसलिए जो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आप जब हम कुंडली किसी व्यक्ति की देखते हैं तो कुंडली से ही निर्णय लेते हैं कि उसका व्यवसाय कैसा होना चाहिए। इसलिए जिनकी कुंडली बनी रहती है तो उस कुंडली से भी 12 राशियों को 4 वर्गों में बांटा गया है, 3 3 राशियों को
4 वर्णों में बांटा गया है, उन राशियों के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर ही उसका भूमि का चयन होता है। हो सकता है मान लो किसी की ब्राह्मण वर्ण की भूमि है, यानी कुंडली के अनुसार उसकी प्रकृति ब्राह्मण प्रकृति है, पर उसने काम जो ले लिया वो व्यापारी का ले लिया, व्यापारी वर्ग का काम लेकर के, पर उसका उसमें कार्य में विशेष उन्नति भी नहीं हो रही। ये बात स्पष्ट है। उसकी उन्नति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने अपने अनुकूल कार्य नहीं लिया, जो उसका रुझान था वो उसने गलत निर्णय से, किसी के कहने से उसने अपना व्यवसाय बदला हुआ है, पर उसमें संघर्ष कर रहा है। हाँ, वास्तु फिर काम क्या करता है उसके लिए, यदि जो मैंने अभी भूमि बताई है उसमें वो वैश्य वर्ण की भूमि का चयन कर लेता है, तो वहाँ जा कर के उसको थोड़ा सहारा मिलता है, उसमें कार्य में थोड़ा वृद्धि होती है, उसमें उसको लाभ मिलने लगता है। ये एक विशेष इसका प्रभाव रहता है जो मैंने पहले पहले बताया। और यदि जिसके पास कुंडली भी बना हुआ है, उसका कार्य भी उसके वर्ग के अनुकूल चल रहा है, तो वो तो फिर सर्वश्रेष्ठ ही है। तो इसलिए अब ये कुंडली के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या वो राशियां हैं, तो इनके बारे में इसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसके अलग मैं एक अलग से वीडियो दूंगा आपको कभी। तो अगला ये इसी के अंदर है कि अंत में जो शास्त्रों के अनुसार जो सुझाव दिया गया है, मान लीजिए आप कभी कहीं प्लॉट के ऊपर विजिट डायरेक्ट करने गए और उस प्लॉट के ऊपर जाने के बाद आपको बड़ा मन प्रसन्न हो गया, चित्त बड़ा खुश हो गया, रोमांचित हो गया, आपका देखते ही प्लॉट के प्रति आपका एक हो गया निर्णय कि हाँ ये प्लॉट हमारे लिए बहुत अच्छा है, इस पर ही मकान बनाएंगे। आसपास देखकर का बड़ा एक उसका माहौल बहुत आपको अच्छा लग गया, तो जो दिल को जो ऐसा देखते ही छू जाए, एक स्पर्श कर जाए, आपके चित्त में वो चढ़ जाए, तो समझ लीजिए वो आपका भूमि आपके लिए ही है। तो उसमें फिर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे शास्त्रों मनीषियों का भी ये मत है कि ऐसे भूमि पर अलग से विचार नहीं करना, वो आपके लिए फाइनल है। यदि जहाँ जाने के बाद कोई संशय बने, कोई मन में कोई प्रश्न उठे, आसपास में माहौल जो मैंने पहले वाली वीडियो में भाग 1 में बताए, आसपास का जो माहौल वो ऐसे हैं, तो विचार फिर नहीं किया जा सकता। ये सब बातों का विशेष आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ा थोड़ा हम करके आपको बताएंगे, पर ज़्यादा एक साथ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो हाँ, इतना आपसे निवेदन है, जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप शेयर कर दिया करें, अपने साथियों को बता दिया करें, और जो इस समस्या में है तो वो ठीक रहे। और इस सारा समय आपको देने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।